हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि हम लोग यहां पर संविधान पढ़ रहे हैं और आज जो है संविधान की तीसरी क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि संविधान क्या है, शासन क्या है, प्रशासन क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, सरकार के कितने अंग होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संविधान का वर्गीकरण या कह सकते हो संविधान का प्रकार। और इसमें देखा लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है, कठोर संविधान क्या है, लचीला संविधान क्या है, संघात्मक संविधान क्या है, एकात्मक संविधान क्या है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। और आज जो हम लोग शुरू करेंगे वह शुरू करेंगे भारत का संविधान और देखेंगे कि वास्तव में भारत के संविधान का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में किसी भी देश का जो संविधान होता है वह वहाँ के इतिहास के नींव पर खड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश के संविधान को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तव में उस देश का इतिहास कैसे रहा है। अगर हम उस देश के इतिहास को समझ जाएंगे तो उस देश के संविधान को भी हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखेंगे कि वास्तव में भारत का इतिहास क्या रहा है। क्योंकि भारत में जो है अंग्रेज़ों ने भारत को ग़ुलाम बनाया था, तो देखेंगे कि अंग्रेज़ों का आगमन कैसे होता है, जब ये लोग आते हैं तो इनका उद्देश्य क्या होता है, कैसे कि भारत को ग़ुलाम बनाते हैं, कैसे कैसे भारत के संविधान का निर्माण होता है और आज जो भारत का संविधान है वह किस प्रकार का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वास्तव में भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं। अंग्रेज़ों की बात किया जाए तो अंग्रेज़ों से पहले भी यूरोप के कई देश जो है भारत में आ चुके थे व्यापार करने के लिए। और उसमें जो सबसे पहले आए थे वह पुर्तगाली थे। 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा ने शुरुआत किया था और इसी को देखते हुए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया जाता है। वास्तव में जब इस कंपनी का निर्माण किया जाता है तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि भारत के साथ व्यापार किया जाए। लेकिन ये व्यापार करने वाले वास्तव में अंग्रेज़ कैसे कैसे भारत में प्रशासनिक काम करने लगते हैं, राजनीतिक काम करने लगते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो शुरू करेंगे वह विशेष रूप से अंग्रेज़ों के आगमन से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अन्य कंपनियों से हमें मतलब नहीं है, वो हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सितंबर सितंबर 1599 को एग्जैक्ट तारीख की बात किया जाए तो 22 सितंबर की घटना है। 22 सितंबर 1599 को इंग्लैंड के फाउंडर्स हॉल में इंग्लैंड के बाईस सितंबर 1599 को इंग्लैंड के फाउंडर्स हॉल में कुछ व्यापारियों की सभा गठित होती है और ये व्यापारी चाहते हैं कि वास्तव में जिस प्रकार से यूरोप के अन्य देश भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं, उसी प्रकार हम भी भारत के साथ व्यापार करें और लाभ कमाएं। इसी को उद्देश्य में देखते हुए ये लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं और ब्रिटेन की महारानी से अनुमति लेते हैं कि वास्तव में हमें भारत तथा उसके आसपास के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया जाए। और अंततः 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम
एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इन्हें भारत तथा उससे सटे हुए देशों के साथ व्यापार करने का 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार मिल जाता है। कहने का आशय है कि 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा उससे सटे हुए देशों के साथ 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार मिल जाता है। जब व्यापारिक एकाधिकार मिल जाता है तो ये लोग 1608 में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाइए और आप वहाँ के जो शासक हो उनसे फैक्ट्री इत्यादि बनाने की अनुमति लीजिए। जब 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आते हैं तो उस समय जो मुग़ल के सम्राट होते हैं वह जहांगीर होते हैं। कैप्टन हॉकिंस मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में जाते हैं और फैक्ट्री इत्यादि बनाने की अनुमति लेते हैं और जहांगीर द्वारा जो है कैप्टन हॉकिंस को भारत के क्षेत्रों में फैक्ट्री इत्यादि बनाने का अनुमति दे दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक दो सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। कैप्टन हॉकिंस भारत में जब आया था तो किस जहाज़ से आया था, उस जहाज़ का नाम क्या था? तो उस जहाज़ का जो नाम था वह था हेक्टर। जिस जहाज़ के माध्यम से आया था उस जहाज़ का नाम था हेक्टर। जब 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था उस समय मुग़ल सम्राट था जहांगीर, लेकिन जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है उस समय जो मुग़ल सम्राट होता है वह होता है अकबर। अगर ये पूछा जाए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है उस समय मुग़ल सम्राट कौन था, तब होगा अकबर। और अगर ये पूछा जाए जब कैप्टन हॉकिंस भारत आता है उस समय मुग़ल सम्राट कौन था, तब होगा जहांगीर। ठीक है, यहाँ पर एक डाउट बना रहता है। अगर ये पूछा जाए एलिजाबेथ प्रथम द्वारा किस मुग़ल सम्राट के नाम से घोषणा पत्र दिया गया था, एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किस मुग़ल सम्राट के नाम से घोषणा पत्र दिया गया था कि हाँ ये इन लोगों को अपने देश में व्यापार करने का अधिकार दे दीजिए, तब आपका उत्तर होगा अकबर। अगर ये पूछा जाए कि एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किस मुग़ल सम्राट के नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया था, तब होगा अकबर, क्योंकि जब घोषणा पत्र जारी किया जाता है 1600 में उस समय मुग़ल सम्राट होता है अकबर। लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहाँ का शासक बनता है अकबर का पुत्र जहांगीर। यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर ये पूछा जाए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था उस समय कौन सम्राट था, तब होगा अकबर। एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा किस मुग़ल सम्राट के नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया था, तब होगा अकबर। 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस भारत आया था उस समय कौन मुग़ल सम्राट था, तब होगा जहांगीर। किस मुग़ल सम्राट के माध्यम से कैप्टन हॉकिंस को भारत में फैक्ट्री इत्यादि बनाने की अनुमति मिलती है, तब होगा जहांगीर। अनुमति तो जहांगीर से ही मिलती है क्योंकि तब तक तो अकबर की मृत्यु हो गई होती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक सवाल और याद रखिएगा। ये जो कैप्टन हॉकिंस मुग़ल सम्राट के दरबार में जाता है वह जाता है आगरा में, और 1615 में टॉमस रो पुनः जाता है मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैक्ट्री बनाने की अनुमति लेने के लिए। 1608 में जो गया था वह कैप्टन हॉकिंस गया था।
1615 में जो गया था वह टॉमस रो गया था। ये जो जाता है आगरा जाता है, और जो टॉमस रो जाता है वह जाता है अजमेर। यह वास्तव में इसलिए जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैक्ट्री इत्यादि स्थापित करने की अनुमति दिया जाए। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वास्तव में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है तो इनका जो उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ होता है व्यापार करना। इनका जो उद्देश्य होता है वह एक ही उद्देश्य होता है, भारत के साथ व्यापार करना, भारत से सामान ले जाना और यूरोप में बेचना। ये लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ के लोगों को पैसा देते थे, उसके बाद में सामान लेते थे और ले जाकर वहाँ पर बेचते थे। सामान में बहुत सारे सामान थे, सूती वस्त्र थे, मसाले थे और बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि वास्तव में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, और जब शुरू में आई थी तो इन्हें जो कुछ भी करना था वह तत्कालीन सम्राट से या तत्कालीन वहाँ के शासक से अनुमति लेती थी कि हाँ हमें ये करने की यहाँ पर अनुमति दिया जाए। लेकिन देखेंगे कि धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ऊपर से देखते हैं, एक समय ऐसा आता है जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। सत्रह सौ सात में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इसके जो भी उत्तराधिकारी होते हैं इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वास्तव में इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि अपने शासन व्यवस्था को सही रूप से चला सके। यही कारण होता है कि वहाँ के जितने भी राजा होते हैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र घोषित करने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये तब का देश था या भारत था, तो यहाँ पर मान लीजिए ये मुग़ल सम्राट थे और पूरे क्षेत्र में ये शासन करते थे, तो पूरे क्षेत्र में वैसे तो शासन कर नहीं सकते थे, तो जगह जगह पर अलग अलग सूबेदारों का नियुक्त कर देते थे कि वास्तव में आप इतनी दूर में आप शासन कीजिए, इतनी दूर में आप शासन कीजिए, इतनी दूर में आप शासन कीजिए, इतनी दूर में आप शासन कीजिए। उसके एवज में आप लोग हमें टैक्स देते रहिएगा, या कभी अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम आपसे लेंगे। आप शासन यहाँ पर कीजिए लेकिन हमारे अधीन रहकर कीजिए। लेकिन जब यही कमज़ोर हो जाता है, मुग़ल सम्राट ही कमज़ोर हो जाता है, तो ये लोग जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और ये कहते हैं कि जब आप ही नहीं कमज़ोर हो तो अब हम आप लोगों को टैक्स वगैरह क्यों दें। इस प्रकार जो छोटे छोटे रजवाड़े थे ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1717 में तत्कालीन बंगाल के नवाब जो होते हैं मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। कहने का आशय ये है लगभग सभी राज्यों ने या कह सकते हो सभी रजवाड़ों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और मान लीजिए ये बंगाल है तो बंगाल ने भी 1717 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया इसके अधीन रहने के एवज में। ठीक है, जब 1717 में बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान द्वारा जो है बंगाल को बिल्कुल स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है तो 1717 से लेके 1756 तक तो शासन व्यवस्था किसी तरह चलता है। 1717 से लेके 1756 तक तो शासन व्यवस्था चलता है, लेकिन 1756 में वहाँ के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला।
और सिराजुद्दौला का समय आते आते शासन व्यवस्था इतना कमज़ोर हो जाता है कि अभी तक जो अंग्रेज़ जो कुछ भी करते थे वहाँ के शासक से अनुमति लेते थे। और अब जो है 1756 में जो है अंग्रेज़ जो है अपने फैक्ट्री के चारों ओर जो है किलाबंदी करना शुरू कर देते हैं। अपने फैक्ट्री के चारों ओर जो है किलाबंदी करना शुरू कर देते हैं, साथ ही साथ सैनिक रखना शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, किलाबंदी कहने का आशा क्या है। मान लीजिए यह फैक्ट्री है, यहाँ पर सामान इत्यादि रखते थे, इसके बगल बगल भी बिल्कुल ये किलाबंदी कर देते थे और इसके बीच में जो है सैनिक रखते थे, सैनिक का प्रशिक्षण करते थे। ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आती है और सिराजुद्दौला वास्तव में कहता है कि जिस शर्त के साथ हमारे दादा के ज़माने में वास्तव में आप लोग व्यापार करते थे, उसी तरह आज भी आप सिर्फ व्यापार कीजिए। किलाबंदी करके ये जो सैनिक रख रहे हैं आप ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। लेकिन अंग्रेज़ भी इस बात को समझ गए थे, ये चाहे आज कुछ भी कहें लेकिन इनके पास शक्ति वगैरह कुछ भी नहीं है। अंग्रेज़ भी इस बात को समझ गए थे कि सिराजुद्दौला चाहे जो कुछ भी कहें लेकिन इनके पास शक्ति नहीं है। और सिराजुद्दौला को भी इस बात को बुरा लगता है कि वास्तव में ये लोग हमारे दादा का कहा तो मानते थे, अभी तक जो कुछ भी करते थे परमिशन लेकर करते थे, लेकिन अब जो है ज़बरदस्ती करते हैं। सिराजुद्दौला को गुस्सा आता है और ये क्या करते हैं, जाते हैं इन फैक्ट्रियों को बिल्कुल तोड़कर गिरा देते हैं। इन फैक्ट्रियों को तोड़कर गिरा देते हैं। जब तोड़कर गिरा देते हैं, यहाँ पर जो मजदूर इत्यादि काम करते रहते हैं उन लोगों को पकड़कर सुंदरवन के डेल्टा के पास एक कमरे में बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये घटना माना जाता है कि ये घटना जो है 20 जून की है। 20 जून, ये घटना 20 जून 1756 की मानी जाती है। और एक कमरे में ही सभी लोगों को बंद कर देते हैं और एक गणना के आधार पर माना जाता है कि इसमें जो है कुल 146 व्यक्ति थे। इसमें बच्चे भी थे, औरत भी थे, अंग्रेज भी थे, सब थे। ठीक है, 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 23 लोग जो है जीवित रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब सिराजुद्दौला जाते हैं किलाबंदी को गिराते हैं तो यहाँ पर जो कुछ भी अंग्रेज़ों को पाते हैं सुंदरवन के डेल्टा के पास जाते हैं और एक कमरे में सभी अंग्रेज़ों को बंद कर दिया जाता है। एक आकलन के आधार पर पाया जाता है कि वास्तव में 146 अंग्रेज़ कुल थे, जिसमें से 123 की मृत्यु हो जाती है और 23 जो है बाद में भी जीवित पाए जाते हैं। ठीक है, और ये घटना मानी जाती है 20 जून 1756 को। इसी घटना को कहा जाता है काल कोठरी की घटना। ध्यान दीजिएगा, आपके इतिहास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। काल कोठरी की घटना, इसी को कहा जाता है काल त्रासदी की घटना। अगर ये पूछा जाए काल त्रासदी की घटना किस वर्ष हुई थी, तो 1756 में हुई थी। ठीक है, जब यहाँ पर 123 अंग्रेज़ों की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेज़ों को काफ़ी ये बात बुरी लगती है और ये सोचना ये शुरू कर देते हैं कि वास्तव में सिराजुद्दौला ने जो हमारे साथ इतना बुरा किया है कि वास्तव में क्या किया जाए जिससे सिराजुद्दौला से इसका बदला लिया जाए। और इसीलिए अंग्रेज़ जो है ये देखना शुरू कर देते हैं कि वास्तव में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ में हैं। ये देखना शुरू कर देते हैं कि ऐसे सिराजुद्दौला के दरबार में कौन कौन से व्यक्ति हैं जो सिराजुद्दौला के खिलाफ़ में हैं, और देखते हैं कि वास्तव में सिराजुद्दौला के दरबार में ही बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ में होते हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख होता है वह इसका सेनापति होता है, जिसका नाम था मीर जफ़र। और भी बहुत सारे थे, पॉलिटी के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों को संविधान तक पहुंचना है। तो अंग्रेज़ जो है मीर जफ़र को लालच देते हैं कि एक काम कीजिए, हम जो है सिराजुद्दौला से युद्ध करेंगे।
चूँकि आप जो है सिराजुद्दौला के सेनापति हो, इसलिए जो कुछ भी सैनिक होगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास ही होगी। और जब हम सिराजुद्दौला से युद्ध करना शुरू करेंगे तो आप जो है अपने सैनिक को युद्ध करने की अनुमति ही मत दीजिएगा, और हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे और सिराजुद्दौला की हत्या करके आपको जो है सम्राट बना देंगे या यहाँ का नवाब बना देंगे। मीर जाफ़र को भी लगता है कि सही है, अभी तो हम सेनापति ही हैं, अगर सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है तब हम जो है यहाँ के नवाब बन जाएंगे। इसी को ध्यान में रखकर लालच दिया जाता है और भी बहुत सारे लोगों को लालच दिया जाता है। और 1757 में 23 जून 1757 में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ सिराजुद्दौला होते हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज होते हैं। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना तो जाती है, इधर से अंग्रेज़ की सेना आती है, लेकिन जो सिराजुद्दौला के सेनापति जो मीर जाफ़र के पास ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक होती है, सेनापति के द्वारा जो है उन सैनिकों को युद्ध में उतारा ही नहीं जाता है। कहने का आशय ये है, यहाँ पर जो है मीर जाफ़र द्वारा जो है सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया जाता है और यहाँ पर अंग्रेज़ जो है सिराजुद्दौला को पराजित कर देते हैं और अंग्रेज़ जो है विजयी हो जाते हैं। जब अंग्रेज़ विजयी हो जाते हैं तो यहाँ पर सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी जाती है और सिराजुद्दौला की हत्या के बाद जो है इनके सेनापति मीर जाफ़र को यहाँ का सम्राट बना दिया जाता है। अब आगे देखते हैं। जून 1757 प्लासी का युद्ध। याद रखिएगा, ये युद्ध काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसकी डेट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी डेट भी याद रखिएगा कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। यह किसके किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला प्लस अंग्रेज़। अंग्रेज़ की तरफ से देखा जाए जो इसका मुख्य था तो वह था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, पूछा जा सकता था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो ये लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है, जब 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया जाता है तो उसके बाद इनके सेनापति जो मीर जाफ़र होते हैं, इन्हें जो है यहाँ का नवाब बना दिया जाता है और ये जो नवाब बनते हैं यह 1757 से लेकर 1760 तक रहते हैं। जब ये नवाब बनते हैं तो वास्तव में ये अपने खुशी खुशी में पुरस्कार के रूप में लॉर्ड क्लाइव को बहुत सारा सोना चांदी पैसे इत्यादि धन दौलत ज़मीन इत्यादि देते हैं। लेकिन लॉर्ड क्लाइव रोज़ का रोज़ जो है मीर जाफ़र से जो है पैसे इत्यादि ज़्यादा मांगने लगते हैं। धीरे धीरे मीर जाफ़र जो है लॉर्ड क्लाइव के इस आदत से जो है बिल्कुल तंग आ जाते हैं। जब लॉर्ड क्लाइव के इस आदत से तंग आ जाते हैं तो मीर जाफ़र जो है षड्यंत्र करने लगते हैं कि वास्तव में क्या किया जाए जिससे लॉर्ड क्लाइव जो है हमारा पीछा छोड़ दे, या ये कह सकते हो कि अंग्रेज़ों को भगा दिया जाए या हमसे पैसा ना मांगे। लॉर्ड क्लाइव भी समझ जाता है कि वास्तव में मीर जाफ़र जो है हमारे खिलाफ़ जो है षड्यंत्र कर रहा है। उसके बाद 1760 में इसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है और जो मीर कासिम होता है यह 1760 से 1763 तक नवाब रहता है। जब मीर कासिम भी नवाब बनता है तो ये भी खुशी में पुरस्कार के रूप में लॉर्ड क्लाइव को, उस समय लॉर्ड क्लाइव नहीं होता है, जो उस समय गवर्नर होता है उसे काफ़ी इत्यादि पैसा देता है, सोना देता है, चांदी देता है, ज़मीन इत्यादि देता है।
ठीक है, अभी बताएंगे उस समय जो गवर्नर था। देता है उस समय जो गवर्नर था वह था बेंसी टार्ट। ये जो था 1760 से 1765 तक था। ठीक है, काफ़ी मात्रा में पैसे इत्यादि रोज़ के रोज़ मांगने लगते हैं। मीर कासिम भी धीरे धीरे बेंसी टार्ट के इस आदत से बिल्कुल तंग आ जाते हैं और मीर कासिम भी षड्यंत्र करने लगते हैं कि वास्तव में क्या किया जाए कि अंग्रेज़ों के इस आदत से छुटकारा पाया जाए। उधर नवाब जो है मीर जाफ़र, जो पहले नवाब रह चुके होते हैं, बाहर जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग इन्हें ताना देते हैं और इन्हें जो है लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। ये भी बिल्कुल अपने अपमान से तंग आ चुके थे। ये भी पैसे देते देते तंग आ चुके थे। ये भी षड्यंत्र कर रहे थे। ये भी बिल्कुल सोच रहे थे चलिए ठीक है, कम से कम नवाब थे तो राजमहल में तो रहते थे, वहाँ तो कुछ इज्जत थी, बाहर घूमने से तो अच्छा था, और यहाँ पर ये षड्यंत्र कर रहे थे। बेंसी टार्ट मीर कासिम की स्थिति को समझ जाता है और मीर कासिम को हटाकर पुनः एक बार फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना देता है। मीर जाफ़र को नवाब बना देता है और मीर कासिम को हटा देता है। जब मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया जाता है तो मीर कासिम यह प्लान बनाते हैं कि वास्तव में क्या किया जाए जिससे अंग्रेज़ों को यहाँ से हटा दिया जाए या इस देश से भगा दिया जाए। इसलिए मीर कासिम अवध के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला और तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ये तीनों लोग मिलकर बिल्कुल एक प्लान बनाते हैं कि चलिए तीनों लोगों की एक संयुक्त सेना लेकर चलते हैं और अंग्रेज़ों से युद्ध करते हैं और युद्ध में अंग्रेज़ों को पराजय कर देंगे और उसके बाद उन्हें देश से बिल्कुल भगा देंगे। इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना जाती है और एक तरफ आती है अंग्रेज़ की सेना। लेकिन इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की विजय होती है। अंग्रेज़ की विजय होती है। ठीक है, और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना जो है पराजय हो जाती है और इस युद्ध को कहा जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और ये जो युद्ध होता है वह होता है 22 अक्टूबर 1764 में। जब 63 में मीर कासिम को हटाया जाता है तो ये प्लान बनाते हैं और 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना और एक तरफ अंग्रेज़ों की अकेली सेना युद्ध करते हैं बक्सर नामक स्थान पर और इन तीनों की संयुक्त सेना पराजय हो जाती है, अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है। ठीक है, जब 1764 में बक्सर के युद्ध में इन लोगों की पराजय हो जाती है तो इसी को ध्यान में रखकर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। इसको ऊपर से देखते हैं। अब देखेंगे 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में जब मीर कासिम,
शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना पराजय हो जाती है, तब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि याद रखिएगा 2 बार होती है। एग्जाम में पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि कितनी बार होती है 1765 में, तो इलाहाबाद की संधि 2 बार होती है। एक बार होती है लॉर्ड क्लाइव प्लस शाह आलम द्वितीय। लॉर्ड क्लाइव याद रखिएगा 1760 में लॉर्ड क्लाइव चला गया होता है, लेकिन 1765 में फिर से लॉर्ड क्लाइव आ जाता है। ठीक है, एक होता है लॉर्ड क्लाइव प्लस शाह आलम द्वितीय। दूसरे नंबर पर एक संधि फिर होता है, वह होता है लॉर्ड क्लाइव प्लस शुजाउद्दौला। ठीक है, और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल के क्षेत्रों में दीवानी का अधिकार मिल जाता है। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को दीवानी का अधिकार मिल जाता है, दीवानी का अधिकार मिल जाता है। दीवानी का अधिकार कहने का आशय ये है कि इन लोगों को टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, अभी तक जो अंग्रेज़ थे वह सिर्फ भारत से सामान खरीदते थे और ब्रिटेन में ले जाकर बेचते थे, लेकिन अब इन्हीं अंग्रेज़ों को जब बक्सर के युद्ध में पराजित हो जाते हैं तो इन्हीं को दीवानी का अधिकार मिल जाता है, या कह सकते हो टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अभी जो अंग्रेज़ जो है सिर्फ व्यापार कर रहे थे, अब वह शासन और प्रशासन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। शुरू तो वास्तव में देखा जाए तो 1756 से ही 1757 से ही कर देते हैं, जब प्लासी के युद्ध में विजयी हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर पूर्ण रूप से करना शुरू कर देते हैं, और यहीं से शुरू होता है द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली कहने का आशय यह है, कहने के लिए तो मीर जाफ़र शासक हैं, कहने के लिए तो मीर जाफ़र शासक हैं, लेकिन वास्तव में फ़ायदा कौन ले रहा है? अंग्रेज। टैक्स अंग्रेज ले रहे हैं, शासन प्रशासन मीर जाफ़र कह रहे हैं। जनता के प्रति जो उत्तरदायी हैं वह मीर जाफ़र हैं, लेकिन जो लाभ ले रहे हैं वह अंग्रेज ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जनता भड़केगी या किसी को मारेगी, किसी राजा को, तो वह मीर जाफ़र होंगे, क्योंकि शासन प्रशासन कहने के लिए तो मीर जाफ़र राजा हैं, लेकिन लाभ कौन ले रहा है? अंग्रेज। इसी को कहा जाता है द्वैध शासन प्रणाली। कहने का मतलब ये है, कहने के लिए शासक कोई और है, लेकिन वास्तव में शासन कोई और कर रहा है। दोहरा शासन लागू हो जाता है, इसी को कहा जाता है द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, यहाँ पर 1-2 सवाल और हम लोग डाउट क्लियर कर लेते हैं। अगर ये पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था, अगर ये पूछा जाए बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था, तो याद रखिएगा वह थे मीर जाफ़र। क्योंकि जब मीर कासिम को हटा दिया जाता है और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, तभी तो वो प्लान बनाते हैं, तभी तो बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था, तब होगा मीर जाफ़र। अगर ये पूछा जाए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल की तरफ से नेतृत्व कौन किया था, तब याद रखिएगा वह होंगे मीर कासिम, क्योंकि इसके पहले जो है बंगाल के नवाब हो चुके हुए होते हैं मीर कासिम। अगर ये पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध में बंगाल की तरफ से किस नवाब ने भागीदार हुआ था या भागीदारी किस नवाब की थी, तब होगा मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम ही बक्सर के युद्ध में लड़े थे। एक ये हो गया, एक ये हो गया।
तीसरे नंबर पे बात किया जाए, अगर ये पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था, तब होगा बेंसी टार्ट। क्या होगा? बेंसी टार्ट। लेकिन अगर ये पूछा जाए जो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है उस समय गवर्नर कौन था, तो उस समय गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। यहाँ पर आप लोग ये डाउट ज़रूर क्लियर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही समझते हैं कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय जो गवर्नर था वह लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव 1765 में दोबारा आता है, उसके पहले जो होते हैं बेंसी टार्ट होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा। अगर ये पूछा जाए जब बक्सर का युद्ध होता है उस समय बंगाल का नवाब कौन होता है, तब मीर जफ़र। अगर ये पूछा जाए बक्सर के युद्ध में बंगाल के किस नवाब ने भागीदारी दी थी, तब होगा मीर कासिम। ये पूछा जाए बक्सर के युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था, तब होगा बेंसी टार्ट। अगर ये पूछा जाए बक्सर के युद्ध के बाद जो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तब होगा लॉर्ड क्लाइव। और लॉर्ड क्लाइव किसके किसके साथ जो है संधि हुआ था ये हम लोगों ने देखा था, और इसी के माध्यम से इन्हें दीवानी या टैक्स करने का अधिकार मिल जाता है और धीरे धीरे द्वैध शासन लागू हो जाता है। जब धीरे धीरे द्वैध शासन लागू हो जाता है, अब जो इन लोगों का मूल उद्देश्य होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का होता है। और धीरे धीरे जो है ये लोग वास्तव में जब शुरू में आते हैं तो एक कंपनी बनाकर आते हैं व्यापार करने, लेकिन अब ये लोग जो है निजी व्यापार करना भी शुरू कर देते हैं। निजी व्यापार कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई जहाज़ है, ये जा रही है भारत से ब्रिटेन के लिए, तो एक जहाज़ तो जाती ही थी लेकिन इसके छोटे छोटे अन्य जहाज़ भी व्यक्ति अपना अपना लेकर चल देते थे। ये भी लेकर चल देते, ये भी लेकर चल देते, ये भी लेकर चल देते, ये भी, मतलब बड़ी जहाज़ तो जाती ही थी लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी थे वह निजी व्यापार भी करना शुरू कर दिए थे, जबकि यह जो है कानून के खिलाफ था, क्योंकि अंग्रेज़ों को जब भेजा गया था उन्हें व्यापारी के एक अधिकार दिया गया था कि सिर्फ यही कंपनी व्यापार करेगी बस। इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं था लेकिन इन्हीं के साथ चले जाते थे। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे ये वाली जो कंपनी है वह टूटना शुरू हो गई, और ये जो है कंपनी के जो मालिक होते हैं वह ब्रिटेन के सम्राट से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगने की बात करते हैं और कहते हैं कि वास्तव में हमारी कंपनी टूट रही है, आप हमें 10 लाख पाउंड का ऋण दीजिए। पाउंड कहने का मतलब ये है जैसे भारत में रुपया चलता है, हम कहते हैं 10,000 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 लाख रुपए, वैसे वहाँ पर पाउंड चलता है। वहाँ की जो रुपया है या वहाँ का जो पैसा है, वहाँ की करेंसी जो है वह पाउंड है। जब सम्राट के द्वारा मांगा जाता है तो सम्राट काफ़ी अचंभित होते हैं और कहते हैं कि वास्तव में जो भी व्यक्ति भारत जा रहा है जब आता है तो वह काफ़ी अमीर हो जाता है, लेकिन ये कैसा है कि कंपनी टूट रही है। इसी को ध्यान में रखकर सम्राट द्वारा जो है एक गुप्त कमेटी का गठन किया जाता है और ये कहा जाता है कि वास्तव में आप रिपोर्ट दीजिए कि कंपनी के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण जो है कंपनी टूट रही है। जब कंपनी अपना रिपोर्ट देती है और सम्राट देखते हैं कि वास्तव में कंपनी में काफ़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो गया है, कंपनी में बिल्कुल भ्रष्टाचार हो गया है, लोगों ने बिल्कुल निजी व्यापार करना शुरू कर दिया है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो है कंपनी को कुछ हद तक नुकसान हो रहा है। इसी को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ पास किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तव में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था क्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वास्तव में जो संविधान शुरू किया जाता है हर जगह वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू किया जाता है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि वास्तव में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाने के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार थे, कि वास्तव में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया तो गया लेकिन क्यों लाया गया। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि वास्तव में जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया जाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है भारत के साथ व्यापार करना। और जब ये लोग शुरू में आते हैं तो वहाँ के जो नवाब होते हैं या भारत के जो भी शासक होते हैं उससे अनुमति लेते हैं कि हमें भारत में व्यापार करने दिया जाए।
यहाँ पर फैक्ट्री इत्यादि बनाने दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सत्ता कमज़ोर होती है और जैसे जैसे भारत यहाँ की स्थिति को समझ जाते हैं तो ये अनुमति लेना बंद कर देते हैं और अपने मन के हिसाब से करने लगते हैं। और धीरे धीरे जब ये लोग अपने मन से फैक्ट्री इत्यादि बनाने लगते हैं और सेना वगैरह रखने लगते हैं, वहाँ की जब नवाब सिराजुद्दौला की बात बुरी लगती है तो ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना होती है। जो बात अंग्रेज़ों को काफ़ी बुरी लगती है, उसी का बदला लेने के लिए ये पूरा का पूरा जो है प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बाद देखा हम लोगों ने कि कैसे कैसी स्थितियां आई जिसके कारण बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद देखा हम लोगों ने कि बक्सर के युद्ध के माध्यम से जो है बिल्कुल इन लोगों को टैक्स इत्यादि वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। यहीं से द्वैध शासन लागू होता है और धीरे धीरे कंपनी में जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार लिप्त हो जाता है। जो कंपनी को व्यापारी के एक अधिकार मिला था उसके जगह पर लोग निजी व्यापार कर रहे थे। ठीक है, निजी व्यापार करने लगे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे कंपनी टूटने लगी। जब टूटने लगी, सरकार द्वारा जब पैसा मांगा जाता है तो जिसके कारण जो है एक गुप्त कमेटी का गठन किया जाता है और ये देखा जाता है कि वास्तव में कंपनी क्यों टूट रही है। जब गुप्त कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है और ये बताती है कि वास्तव में वहाँ जो भी व्यक्ति जाता है वह निजी व्यापार करने लगा है और भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के सम्राट द्वारा जो है एक कानून बनाया जाता है और यह जो है पहला कानून होता है जिसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यहाँ से हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।